जो कुछ लिखा हुआ है उस पर गौर नहीं करना, नहीं, जरा अपनी आसानी की सुने 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 सुने, बस कर दें अब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए इंसान बना करें, ये ना हो किसी दिन फिरकी घूम जाए। और ओके सुने, कितने बच्चे घर से रिवाइज करके आए? मैंने कहा था रिवैल्यूएशन वाले पहले लेक्चर में एक छोटी सी एग्जांपल है, वो पढ़ के आना। मैंने नहीं कहा था, पढ़ाया तो हुआ है। अब मुझे बताएं कितने बच्चों को वो वाली एग्जांपल याद है जिसमें मैंने रिवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले, बात सुन ले फिर हाथ खड़ा कीजिएगा, ठहर जाए ठहर, वो साथ वाले कह रहा है तू भी हाथ खड़ा कर दे, याद है तेन, पहले बात सुन ले। मैंने रिवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ट्रांजिशन आपको दिखाई थी कि इंट्रो में हम कैपिटल का एक अकाउंट बनाया करते थे, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको, घर जाके इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, छोटी सी एग्जांपल थी, फायदा हो जाएगा उससे। हम इंट्रो के अंदर बैलेंस शीट बनाया करते थे, बैलेंस शीट में हम लिखा करते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हमने सिंगल एंट्री के अंदर भी बैलेंस शीट यही बनाई हमने, ठीक है। अब वहीं इंट्रो में ही हम पार्टनरशिप के अंदर जब जाते थे तो हम लेजर फॉर्म में इस कैपिटल के लेजर को बनाया करते थे, ठीक है। क्या है, इस स्टेटमेंट को लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये बात मैंने आपको समझाई थी उस पहले लेक्चर के अंदर, दोबारा वही बात कर रहा हूं। कैपिटल की नेचर क्रेडिट, तो फिर इसका स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। मिसाल के तौर पे डाटा ले लेते हैं कोई, ये हमारे पास जो है वो 70 रुपये का ओपनिंग कैपिटल पड़ा है, ठीक है। पुराना बिजनेस चला आ रहा है, ओके, इसलिए ओपनिंग पड़ा है। कोई फ्रेश इशू होता था तो मैंने आपको कहा था यहीं पे ऐड कर लेना या ब्रैकेट यहीं पर लिख लेते हैं हम। फ्रेश कैपिटल लेट से इस दफ़ा आया, उस फ्रेश कैपिटल की एंट्री आप बचपन में किया करते थे, बोलें कैश डेबिट, ये मैंने कहा जी फ्रेश कैपिटल लेकर आया बंदा, लेट से 20 रुपये, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसकी नेचर क्या है, देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स होती हैं, नेचर क्या है इनकी, इसमें लेस हुआ करते हैं एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस की नेचर क्या हुआ करती है, तो जब आंसर क्रेडिट होता है तो हम कहते हैं ये प्रॉफिट है, ऐसे ही है, क्योंकि क्रेडिट्स बढ़ जाते हैं डेबिट्स से, तो इसीलिए प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, और अगर लॉस हो तो उसकी नेचर डेबिट, ठीक है। तो अगर क्रेडिट नेचर है प्रॉफिट की और इसने क्रेडिट नेचर की चीज़ में ही जाकर ऐड होना है, तो फिर हमें प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करना पड़ता था, अगर ऐड करना है लेजर में तो क्रेडिट नेचर की चीज़ में, क्रेडिट नेचर की चीज़ मज़ीद बढ़े, इसको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे 15 रुपये प्रॉफिट आया, ठीक है जी, हमने कहा जी ये है नेट प्रॉफिट। फिर ड्राइंग्स यहाँ से क्या हो रही हैं, लेस, उसी ड्राइंग को अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, लेस करना है तो क्रेडिट नेचर की चीज़ में से कुछ माइनस करना हो तो डेबिट करना पड़ता है। ड्राइंग्स मिसाल के तौर पे ये 5 रुपये ड्राइंग्स कर ली, ठीक है। क्लोजिंग क्या आ रहे हैं, 100 रुपये। फिर मैंने आपको ये कहा था, ये तो था इंडिविजुअल, जब कंपनीज का केस बनता है तो एक तो कैपिटल को बांटने वाले कई से लोग आ जाते हैं, तो कैपिटल की बजाय हम इसको नाम दे दिया करते हैं शेयर कैपिटल का, ठीक है जी। प्लस जो दूसरा काम हमने किया था वो क्या किया था कि घर से आने वाले पैसे को अलग रखा था, और जो बिजनेस ने कमाए थे पैसे है वो भी ओनर के ही, उनको अलग कर दिया था। तो उस अलग अकाउंट का नाम हमने रखा था रिटेंड अर्निंग, क्योंकि इसमें एंट्रीज पड़ा करती थी। तो मैंने इसलिए ये समझाया था रिवैल्यूएशन से पहले कि ये भी इक्विटी है, ये भी इक्विटी है, वो इक्विटी को तोड़ लिया हमने, और इवन सरप्लस को भी हमने इसी का ही हिस्सा बनाया था। अब तोड़ के क्या करते थे, हम कहते थे मिसाल के तौर पे, ये मेरा अज्यूम्ड डाटा है, 50 का असल में कैपिटल था और पुराना बिजनेस चला आ रहा है ना, 20 के प्रॉफिट्स थे, वो इकट्ठे पड़े थे यहाँ पे, क्योंकि हर साल प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाया करता था, ठीक है ना।
अब शेयर कैपिटल या कैपिटल का अकाउंट जिसको आप पहले कहते थे, इसमें हरकत आएगी तो सिर्फ और सिर्फ घर से आने वाले पैसों के साथ, ठीक है। तो अगर फ्रेश कैपिटल आया तो आप उसकी एंट्री भी किया करते थे, याद होगा आपको, क्या एंट्री करते थे? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। यहां पे एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। उसके अलावा इस अकाउंट में कोई मूवमेंट नहीं, कोई प्रॉफिट है, कोई ड्राइंग्स हैं, वो सब की सब कहाँ जाया करती थी? रिटेन्ड अर्निंग्स में। बाकी मूवमेंट्स प्रॉफिट की रिटेन्ड अर्निंग्स में, यानी इसका क्लोजिंग अगर हम निकालना चाहें तो वो कितना है? 70, ठीक है। जो प्रॉफिट आया था ये प्रॉफिट, अब कैश उधर चला गया, नेट प्रॉफिट कितना? 15, और डिविडेंड सॉरी ड्राइंग्स कितनी? 5, क्लोजिंग 30, तो वही 100 है, उसको हमने तोड़ लिया था, ऐसा ही है। उस वक्त यही प्रूव किया था मैंने, आपके सामने 2 बैलेंस शीट्स भी बनाई थी, ठीक है जी। इंडिविजुअल केस में कैपिटल 100 शो हो रहा होता था और कंपनी केस में वही 100, 70 और 30 तोड़कर, टोटल 100 ही है, तोड़कर हम दिखा देते थे। तो इसलिए काइंडली जाके उस एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उससे बहुत फायदा होगा, ठीक है जी। नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। बहरहाल बस होता क्या है, ड्राइंग्स का नाम बदल जाता है, हम कंपनीज के केस में ड्राइंग को डिविडेंड कह देते हैं। ये भी प्रॉफिट का ही बांटना था ओनर को, और डिविडेंड भी प्रॉफिट का बांटना ही है ओनर, ठीक है। बस जो हम ड्राइंग कहा करते थे उसका नाम अब हमने क्या कर दिया हुआ है? ठीक हो गया, सही है। तो ये कुछ लेजर्स थे जो हमने देखे भी थे, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक हमने रिवैल्यूएशन में ऐड भी किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। तो हमारे सामने इक्विटी के अंदर ये बैलेंसेस क्या आया करते हैं? क्लोजिंग। यानी कि आपके पास अगर ये केस तो अब रहा नहीं हमारे पास, कंपनी के केस में ये तो रहा नहीं, ठीक है, ये केस है हमारे सामने। तो आपके पास 70 का शेयर कैपिटल होना है और आपके पास 30 की रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस, अब देख चुके हैं जो उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ये तो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, यूजर को ये भी तो दिखाना होता है कि इस दौरान साल के शुरू में कितना कैपिटल पड़ा था। हमने कहा जी वो पड़ा था 50 रुपये साल के तौर पर। ओपनिंग कितना पड़ा था? 50 रुपये। वही लेजर की स्टेटमेंट बना रहे हैं, ओपनिंग कितना पड़ा था? 50 रुपये। कोई फ्रेश कैपिटल आया? जी बिल्कुल आया, कितना? 20 रुपये, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग ये कितना आ रहा है? 70, तो ये 70 की मूवमेंट दिखाई। फिर हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग कितना पड़ा था? 20। कोई इस साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ये इंशाल्लाह मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, जो इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा। प्रैक्टिकली तो वो फॉर्मेट हमें नहीं बनाना पड़ेगा, FAR 2 में जाकर बनाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी समझाने के लिए मैं वो फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। वहाँ पे जाके आपकी रिवीजन हो जाएगी उसी की, आपको ये पढ़ी हुई चीज़ें वहाँ पे फिर काम आ जाएंगी। बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर वो चीज़ समझा सकूँ आपको। तो इंशाल्लाह कल में या परसों में मैं आपके साथ इनकम स्टेटमेंट का फुल फ्लैज IAS 1 वाला फॉर्मेट इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा, ओके। फिलहाल तो बस वही आपके जहन में है, इनकम नेट प्रॉफिट। बहरहाल यहाँ पर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एक बात आ जाया करती है, तो वो सिर्फ थेरेटिकल हद तक आपने याद रखनी है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना FAR 1 से उसने निकाल दिया है। ये फिर आप FAR 2 में जाकर जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आगे कुछ चीज़ें ऐड भी करेंगे, वो फॉर्मेट इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। बहरहाल ये 70 ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग, पैट कितना है? 15, और जगह नहीं बची मेरे पास, जरा मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख लूँ ऐसे ज़रा रीटी कर लूँ थोड़ी सी, ठीक है जी। और उसके बाद लेस, कोई डिविडेंड है? हमने कहा जी बिल्कुल है डिविडेंड। वैसे ही मैं अभी ये सब कुछ करेंगे, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ये है क्या जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है। लेस किया हमने 5, तो ये कितना बन गया? तो 30 की भी मूवमेंट दिखाई है, बात समझ रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? जो हमारी इक्विटी के अंदर आइटम्स आया करते थे, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, उनकी मूवमेंट दिखा दो। साल के शुरू में कितने थे, दौरान साल इनमें क्या मूवमेंट आई, क्या चेंजेस आई, और क्लोजिंग कितना है जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, ठीक है। तो वही लेजर्स हैं
जिनको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। बस ये जहन में रखिएगा, कैपिटल जब बढ़ा करेगा, यहाँ पे तो हम क्रेडिट करते थे, स्टेटमेंट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे। कैपिटल का कम होना आपके सिलेबस में नहीं है, FAR 2 में भी नहीं है, फाइनल में जाकर देखेंगे कहीं पे कम होता भी है तो। रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग है, बढ़ना है, कमी है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वही लेजर्स हैं, हमने बढ़ने को प्लस के साथ शो किया हुआ है, क्रेडिट यहाँ पे करते थे, और कम होने को यहाँ लेस के साथ शो किया, जिसको डेबिट किया करते थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या करेंगे हम, जो इक्विटी के आइटम्स हैं उनके अंदर चेंजेस को दिखाएंगे। बस क्लियर है ये बात, चलो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो हमें समझ लग गई, थोड़ी सी मैंने वही रिवीजन की है जो मैंने आपको वहाँ पर लेक्चर समझाया था, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल की बात सबसे पहली अब हमारे सामने आती है। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यूएंस ये क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, ये पार पार फेस फेस लिखा हुआ ये क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। एक भाई साहब हैं ए, ठीक है जी, वो लेकर आए कंपनी में 30 रुपये, लाकर 30 रुपये इन्वेस्ट किए। एक भाई साहब हैं बी, वो लेकर आए 20 रुपये, और एक भाई साहब हैं सी, वो लेकर आए 10 रुपये, और इन तीनों ने ये पैसे मिलाकर कंपनी में कंपनी स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सब ओनर्स हैं, एक से ज़्यादा ओनर्स हो जाते हैं, और हर एक का अपना शेयर है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। 6 अगर हिस्से टोटल करें तो 3 हिस्से इसके पास, 2 इसके पास, 1 इसके पास, ठीक है। तो इन सबका अपना अपना शेयर। अब कल को पता रहे किसके पास कितनी ओनरशिप है, कितना शेयर है कैपिटल का, इसके लिए जो बंदा पाकिस्तान में 10 रुपये लेकर आता है, उस बंदे को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिस सर्टिफिकेट के मुंह के ऊपर 10 रुपये लिखे होते हैं। इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट, और इस मुंह के ऊपर लिखी हुई वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा भी 10 रुपये लेकर आएगा, उसको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर 10 रुपये लिखे होते हैं। इसको कहा जाता है फेस वैल्यू, पार वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये 10 रुपये क्या है, फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है जी, सही है। अब जो 20 रुपये लाया था, उसको कितने सर्टिफिकेट्स देंगे, 2 सर्टिफिकेट्स देंगे, दोनों के ऊपर 10-10 रुपये लिखे होंगे, ठीक है जी। दूसरे वाले 10 छुपे हुए हैं आपके सामने। जो 30 रुपये लेकर आएगा, जो लेट आएगा ना आया करे लेट, जो 30 रुपये लेकर उसको समझ नहीं आएगी, जो 30 लेकर आएगा उसको कितने सर्टिफिकेट्स, 3 सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, तीनों के ऊपर 10-10 रुपये लिखे होंगे, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के अंदर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। अब पर्चे में अगर वो 100 रुपये लिख दे, परेशान ना होना, 1 रुपया लिख दे, 8 आने लिख दे, 10 पैसे लिख दे, परेशान नहीं होना। बाहर के मुल्कों में 1 रुपया 8 आने 10 पैसे भी होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो 10 ही है। अगर कभी गलती से वो कह दे फेस वैल्यू 100 है, तो वो कह रहा है फेस वैल्यू 100 है तो मान लेना, वैसे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये फेस वैल्यू जो है ये 10 होती है। शेयर के मुंह पर लिखी हुई वैल्यू कितनी होती है, 10, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं आपको जी कोई 1000 शेयर लेने आया तो उसको 1000 शेयर सर्टिफिकेट देंगे। एक सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिख के दिया जा सकता है कि आपके 1000 शेयर्स बनते हैं, हर एक की फेस वैल्यू 10 है, तो 1000 × 10 करके टोटल, ऐसा भी हो सकता है। ये ना कहिएगा कि वाकई हर शेयर, समझाने की गर्ज से बताया कि जो बंदा 10 लेकर आएगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके ऊपर 10 रुपये लिखे होंगे एज अ प्रूफ, कि वो कहेगा कल को कि मेरे पास इस कंपनी के 10 रुपये की ओनरशिप है, ये कहेगा मेरे पास 20 रुपये की है, ये कहेगा मेरे पास 30 रुपये की, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट जो ओनर्स आते हैं, जो शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं आके, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। अब जब शेयर इशू होते हैं तो क्या बात होगी, एंट्रीज क्या होंगी, ये है डिस्कशन हमारी असल में। तो आज की पहली डिस्कशन ये थी। ये सारी बातें आपने रिवीजन नहीं की हुई थी, चीज़ें भूले हुए थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी बात कर दी, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर्स इशू करती हैं। एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, अ कंपनी इशूड 500 शेयर्स एट पार
या फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, वो है ही 10। तो इसको कहा जाता है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार या फेस वैल्यू। ठीक है, हाँ नॉमिनल बाद में कहना, पार या फेस वैल्यू पर इस इशुएंस को जो किया उन्होंने, इसकी एंट्री करनी है। छोड़ें शेयर कैपिटल की एंट्री। मुझे बताएं इंट्रो की पहली 2-4 क्लासों में जब आपने इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की बजाय कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर की एंट्री पढ़ी थी, तो वह एंट्री क्या पढ़ी थी? कैश की फॉर्म है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बस हमने किया क्या है, हमने कैपिटल का नाम बदल के शेयर कैपिटल कर दिया है। तो एंट्री में क्या चेंज आना है? कोई चेंज नहीं। एंट्री होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। आपने शेयर कैपिटल पूरा लिखना है, ठीक है। इधर देखें कितने शेयर्स इशू किए हैं? 500, हर एक की वैल्यू 10, तो टोटल 500 रुपया आया। तो 500 रुपये से 5000 रुपये आए और 5000 से कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। प्लान ऐसे ही करिएगा कि आपके सफ़े के ऊपर 3 कॉलम्स की जगह हो। फिलहाल पहले कॉलम के अंदर आप इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल एट पार एग्जाम्पल लिखें और उस एग्जाम्पल, ये अगर नोट करना है तो बाद में टाइम दूंगा आपको 1-2 मिनट प्लीज़। फिलहाल अगर ये किसी ने नोट करना है, ये फजूलियात सारी नोट करनी है किसी ने, तो उसके लिए आपको टाइम दे दूंगा। फिलहाल आप इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की हेडिंग बनाएं, 3 कॉलम्स की गुंजाइश रखनी है और 3 हिस्सों में सफ़े को बदलना है और पहली एग्जाम्पल लिख लें। तो क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हैं। अब ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैंने बोला है फिर बोलता हूं। पहला है जी इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार या फेस वैल्यू। तुम कहना ही चाह रहे हो कि मेरी राइटिंग नहीं अच्छी। जी, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार और फेस वैल्यू। इसकी एग्जाम्पल लिखिए, अ कंपनी इशूड 500 शेयर्स। एक बार देख लो ना जो लिखा हुआ मैं बोल रहा हूं, अगर देख लोगे तो समझ आ जाएगी ये लिखा हुआ है, फिर देख के लिखते रहना। पहली हेडिंग है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। एग्जाम्पल है, अ कंपनी इशूड 500 शेयर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, उसकी एंट्री नीचे की हमने कैश डेबिट शेयर कैपिटल, कैपिटल नहीं शेयर कैपिटल पूरा लिखना, ऐसा ना लिखना, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी, कितने से? 5000 से। हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया 500 × 10। ठीक है जी, मैं पहली बार शेयर कैपिटल पूरा ही लिख दूं, वरना सब ने कैपिटल कैपिटल लिखा होना। जी, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 5000 से। भाई जब स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनानी होगी तो मैं आपको खुद कह दूंगा बना लें, वो बनानी है हमने, ऐसे नहीं बनी हुई थी। मैंने अपना वक्त बचाया हुआ था थोड़ा ऐसे मैं बैठ लूंगा, आपको कहूँगा चलें जी फॉर्मेट बना लें। वो तब की बात है जब कहूँगा, अभी वो बहुत दूर है। तैयब नहीं बैठे हुए, एसी तो चलवा दें किसी से। क्या आ गया मुकीम मेरा भाई, एसी चलवा दो यार। भाई वो आ गया तो मैं देख लूंगा ना, आप लोग क्यों देख रहे, अपना काम करो। डन? सारा नहीं नोट करना, जितना कहा बस उतना नोट करना है, साथ साथ समझना है, साथ साथ नोट करना है। तारिक को कहो, तारिक कर देगा ये काम। मेहरबानी यार, कर दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह भाई, खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारा क्या नाम है? नहीं
तुम्हारा असल नाम क्या है? बोला करो और लिखा करो। ओके, चुप। तुमने जरूर बोलना होता है हर बात में। ओके, नेक्स्ट सुने, इधर पहले सुने फिर लिखना है। अच्छा जी, अब एक मजबूत कंपनी, मिसाल के तौर पे होंडा, आपको पता है लोकल मार्केट में सबसे महंगी गाड़ी होंडा की है, सबसे अच्छी गाड़ी होंडा बना रहा है, ठीक है जी, लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं। तो होंडा वालों ने ऐलान किया कि आज से हम होंडा एरोप्लेन्स बनाने जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, क्यों? सुनो प्लीज, ये फजूल में हंसोगे टाइम ज़ाया होगा, काम ज़्यादा है, फिर मैंने एंड पे स्पीड पकड़नी है, फिर समझ कुछ नहीं आनी। किसी की तरफ से एडिशन नहीं चाहिए मुझे, अगर किसी ने एडिशन किया तो क्लास से डिलीट कर दूंगा। खामोशी से सुने, खामोशी से सुने, जो एग्जाम्पल बता रहा हूं बस जितनी बात हो उतनी ही बात आपके सामने हो। ओके सुने, होंडा वालों ने ऐलान किया कि हम आज के बाद जहाज़ भी बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे होंडा एरोप्लेन्स। तो हम इसके लिए एक नया प्लांट मंगवाएंगे और कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो कौन है जो हमारे शेयर्स खरीदना चाहे, यानी कि हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे? अब हर कोई ये चाहेगा, क्योंकि होंडा का एक नाम है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उन्हें ये पता है कि इनकी ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी, ये पैसे इनके ज़ाया नहीं जाएंगे। ये आज 10 लगाएंगे तो कल को 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। भाई एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू हमेशा 10 ही है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे शेयर्स हैं जो 1200, 1500, 2000 का एक शेयर भी बिक रहा है। तो शेयर्स तो महंगे हो सकते हैं, वो तो कंपनी की वर्थ के ऊपर है, ठीक है जी। तो बहरहाल उसके शेयर्स की डिमांड के ऊपर है। तो होंडा वालों ने कहा जी जो भी आना चाहे वो उसको हम वेलकम करते हैं, और जो भी घर से 15 रुपए लेकर आएगा हम उसे 10 रुपए वाला शेयर देंगे, यानी 10 वाला शेयर हम 15 में बेचेंगे। क्या ख्याल है, आप ले लोगे ये शेयर्स जाकर? अक्लमंद आदमी जरूर ले लेगा। अक्लमंद लोगों ने सोचा होगा हम नो कह देते हैं शुगल से ही, ठीक है, लेकिन अक्लमंद ही थे ज्यादातर लोग, सबने ये कहा हम जरूर खरीद लें, क्योंकि हमें पता है कि आज हम 15 का खरीद लेना, यही 6 महीने साल के बाद ये 100 रुपए का बिक जाना है शेयर ही। ना बेचें, अपने पास रखें, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और ये डिविडेंड्स की फॉर्म में हमें प्रॉफिट्स भी बांटा करेंगे, तो बड़े फायदे की इन्वेस्टमेंट है। कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 10 वाला शेयर 15 में बेच रही है, तो कल को ये 100 का हम भी बेच लेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। 10 रुपए वाली चीज 5 रुपए प्रीमियम पे कितने पे बेची? 15 पे बेची। तो दूसरा केस है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जिनको नजर नहीं आ रहा वो साथ साथ देखा करें और सुन लिया करें, फिर लिख सकेंगे। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एग्जाम्पल है अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इश्यूड 300 शेयर्स एट ₹15 ईच, फुल स्टॉप। आगे लिखता है पार वैल्यू या फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, ठीक है। लिखें एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग कंपनी, आपके समझाने के लिए लिखा स्ट्रॉन्ग कंपनी, लिखा नहीं हुआ करेगा परिचय में, वैसे ही आपको समझाने के लिए पहली बार ये बात देखी ना। अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इशूड 300 शेयर्स एट ₹15 ईच व्हेन फेस वैल्यू वाज ₹10। तो 10 वाली चीज 15 की, मतलब प्रीमियम पे, ठीक है। लिख ली एग्जाम्पल। डन। अब देखें एंट्री, कितने पैसे रिसीव करेंगे ये लोग कैश में। भाई देखो कितने शेयर इशू किए हैं, 300, और हर एक शेयर के बदले में 15 रुपए आए हैं, तो 4500 रुपीज इन्होंने टोटल रिसीव किए। अब इधर देखिएगा, शेयर कैपिटल, अब मैंने इस तरह से लिख दिया है एस कैपिटल, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने बेचे हैं, कितने इशू किए हैं, 300। मशीन चली, प्रिंटिंग मशीन चली, 300 शेयर्स इशू करके बाहर मारे उसने,
इन्होंने हर शेयर 15 का बेचा था, लेकिन उसकी फेस के ऊपर क्या लिखा हुआ था? एक उसूल याद रखना, शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, इसके अलावा कोई भी चीज़ शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं हो सकती। तो इस 10 के साथ स्टार लगाएंगे आप और फिर कुछ लिखेंगे, तो लिखें यहाँ तक, बाकी एंट्री बैलेंस कर लेते हैं। कैश आया 4500, ठीक है, जबकि शेयर कैपिटल में आपने सिर्फ लिखा 3500, सॉरी 3000, सॉरी, ठीक है। तो ये जो आपने 10 लिखा यहां पर, इस 10 के ऊपर स्टार लगाएं और लिखें शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट हुआ करती है, ना इससे कम ना ज्यादा। शेयर कैपिटल के अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा शेयर की फेस वैल्यू क्रेडिट हुआ करती है, ना इससे कम ना ज्यादा, ठीक है जी। ठीक है, अब रह कितना गया बाकी बैलेंस होने से? 1500। ये 1500 क्या है? ये शेयर्स को इश्यू किया है प्रीमियम पे, तो इसको कहा जाता है शेयर प्रीमियम। क्या कहा जाता है जी? वैसे तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल आई है, लेकिन अगर आप गौर करें तो 300 रुपए, 300 शेयर इश्यू किया और हर एक के ऊपर 5 रुपए प्रीमियम कमाया है, तो ये 1500 शेयर प्रीमियम इस तरह से निकला है, ठीक है जी। तो अगर शेयर्स इश्यू हों प्रीमियम पे तो कैश तो 15 आया, लेकिन शेयर कैपिटल में क्रेडिट 10 से ना ऊपर ना नीचे, शेयर कैपिटल के अकाउंट में 10 ही क्रेडिट होना है, तो बाकी 5 फिर कहां पे रखेंगे? शेयर प्रीमियम। और ये शेयर प्रीमियम इधर देखें, ये देखें, ये शेयर प्रीमियम फेस पर दिखाएंगे। भाई है तो ये भी घर से आया हुआ पैसा ही ना, ओनर ही घर से लाए ना, बोलो, ठीक है। तो ये फेस पे क्यों शो करेंगे? कंपनी की स्ट्रेंथ है। शेयर प्रीमियम देखते ही एक बंदा जैसे ही शेयर प्रीमियम, अब आप आज के बाद जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शेयर प्रीमियम देखेंगे, आप कहेंगे लो भाई बड़ी मजबूत कंपनी है, कि इसने 10 वाला शेयर 15, 20, 25 में बेचा और लोगों ने खरीदा है, ठीक है ना। 10 वाले शेयर पे मजीद प्रीमियम के साथ प्रीमियम पे करके लोगों ने खरीदा है, तो शेयर प्रीमियम वजूद में आया ना, तो कंपनी की स्ट्रेंथ शो करता है ये शेयर प्रीमियम, ठीक है। फेस के ऊपर एक चीज हमारी बढ़ गई, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और सरप्लस तो हमें पता ही था, आज शेयर प्रीमियम भी ऐड हो गया। शेयर कैपिटल के बिल्कुल साथ लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। ये भी घर से लाए, ये भी घर से लाए। फर्क क्या है? घर से जो लाए फेस वैल्यू के बराबर वो शेयर कैपिटल में हमने रखे, जो उसके ऊपर वाले थे वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में हमने रखे। शेयर कैपिटल में वो लेकर नहीं जा सकते, उसूल नहीं है, ठीक है जी। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एंट्री नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। महंगे से महंगा कितने का होता है? ये तो मैं नहीं बता सकता। शेयर महंगे से महंगा मार्केट प्राइस पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके देखेंगे, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स वहां पे लिस्टेड होते हैं। मैंने नहीं रिसेंटली देखा। फेस वैल्यू 10 ही होती है, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस जाके देखना, KSE है, कराची स्टॉक एक्सचेंज को जाके देख लो, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज को देख लो, आपको लिस्ट नजर आएगी शेयर्स। मुझे भी बताना, आप रिसेंटली नहीं देखा, टाइम नहीं होता भाई। बहरहाल ब्लू चिप्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, यूनिलीवर के शेयर्स हैं, सफायर का शेयर काफ़ी महंगा है, ये सब PNG के शेयर्स हैं, काफ़ी महंगे शेयर्स मौजूद हैं, जाके देखिएगा। वो मार्केट प्राइस होती है, वो मार्केट वैल्यू जो ट्रेड हो रहे हैं। एक होती है इशुएंस प्राइस, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है। आपने कहीं ना कहीं लॉ में पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, जब प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो और चीज़ होती है, वही बात कर रहे हैं हम, इशुएंस की, मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं हम। ओके, ओके जी।
सुने, अब एक कंपनी थी, वो कंपनी के हालात पहले ही बहुत माड़े थे। उन्होंने ऐलान किया कि हम आज के बाद रिक्शा बनाना शुरू करेंगे। अब उन्होंने भी अपने जनरल पब्लिक से, ओनर से, अपने से भी मांगते हैं पैसे। राइट इशू की बात करेंगे, आज नहीं हो सकी इसलिए, लिखी हुई तो है हमारे हैंड आउट पे, लेकिन वो बात कल होगी। बहरहाल वो कंपनी ऐसी जो वीक थी, उसने अब पब्लिक से पैसे मांगे कि आप हमें आकर पैसे दें और हमने एक रिक्शे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो हम आज के बाद रिक्शे बनाया करेंगे। तो लोगों ने आगे कहा अगला काम होंदा नहीं, नवा काम करन चले, हम तो नहीं देते पैसे। उन्होंने कहा यार 10 रुपये वाला शेयर 10 में दे रहा हूँ, वो देखो होंडा वालों ने 10 वाला 15 में दिया। हमने कहा होंडा वाले 15 का फ़ायदा भी है, तुम्हारे तो ये पैसे अगले भी डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये कहाँ से, सॉरी हम नहीं इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 8 रुपये घर से लाओ, हम आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर देंगे, इंशाल्लाह हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, और ये 10 तो बहरहाल आपके पास है ही, हम 8 रुपये लेकर शेयर आपको 10 वाला दे रहे हैं। तो इस इश्यूएंस को बिल्कुल कर सकते हैं। ये इश्यूएंस होती है एट डिस्काउंट, तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है जी। अब उसकी एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है। अ वीक कंपनी, आपके लिए लिखा, सवाल में नहीं लिखा हुआ करेगा, ठीक है। अ वीक कंपनी इशूड, एग्जाम्पल थी बस पिछली क्लास में, जैसे बच्चे बोलते हैं कि इतने शेयर्स। अ वीक कंपनी इशूड 400 शेयर्स एट ₹8 ईच, पार या फेस वैल्यू इज ₹10। अब सबकी तवज्जो इधर हो, चलिए लिख लें, पहले एग्जाम्पल लिख लें। अ वीक कंपनी इशूड 400 शेयर्स एट ₹8 पर शेयर, हाँ एक ही बात, पार वैल्यू या फेस वैल्यू इज ₹8 पर शेयर। ठीक है जी। लिख लीजिए एग्जाम्पल। ओके, इधर देखें जी, अब कैश कितना आएगा, 400 शेयर इश्यू किए, हर एक के बदले में 8 रुपए आए, तो 3200 रुपए कैश आया। लेकिन मसला क्या है, शेयर कैपिटल का अकाउंट मसला है। शेयर कैपिटल के अकाउंट में मैंने कहा था आप फेस वैल्यू से जब ज़्यादा नहीं लिख सकते तो कम भी नहीं लिख सकते, तो 400 शेयर्स इंटू 10, 4000 रुपये आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने ही होने हैं। अब आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? आपने 10 वाली चीज़ 8 में दे दी लोगों को, तो आपको नुकसान हो गया है। तो इस नुकसान को आप कहेंगे एक्सपेंस, और इसका नाम कोई भी रख लें। आपने लिख दिया डिस्काउंट एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस। ये भी आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आपको नज़र आ रहा है 400 शेयर्स, हर एक पर 2 का नुकसान, तो 800 रुपये का हमें टोटल नुकसान हुआ। इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी हुआ करता है, नोट कर लें। और नोट करने के बाद ये मैंने आपको कहा था, ये फजूलियात अगर किसी ने नोट करनी है तो ये करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है। फिर मैंने वो जगह पे, मुझे कुछ जगह वहाँ पे चाहिए होगी, मैं उनको मिटा दूंगा। मेन डिस्कशन यही थी आज हमारी पहली, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। यही 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। हो बेसिक नॉलेज, बंद कर दे किताब, बेसिक नॉलेज बाद में देखेंगे कौन सा आ गया। वो तरतीब पता नहीं किस में होगा, यहाँ पे पता नहीं क्या तरतीब चल रही, जब कंक्लूड करेंगे फिर देखेंगे। जो टॉपिक कंक्लूड है उनको देखा करो।
आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में भी देखा करो, अपनी बुक में भी देखा करो, कुछ रह तो नहीं गया, फिर उसको आइडेंटिफाई करके मुझे बताया करो ताकि उसको आखिरी क्लासों में एड्रेस कर सकें। इतना काम कौन करे हैं, सारा ही काम मैंने करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ओके जी, नोट हो गया? 1 मिनट तो हो गया था। तो एक्सपेंस हो गया ना 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 ना, इसको ये प्रॉफिट, ये डिस्काउंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा फॉर द पीरियड। ये एक्सपेंस आज ही, हम तो फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड करते हैं, ये तो आज हो गया। आप इसको फ्यूचर का भी कह सकते हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको फ्यूचर का भी कह सकते हैं। कैसे? कल को अगर आपने कंपनी, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना कंपनी को, ठीक है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? कल को कंपनी बंद होती है तो ये 10 रुपये जो सर्टिफिकेट पर लेकर जाएगा लिखे हुए, उसको 10 रुपये मिलने हैं, ठीक है? अब कल को आपको वापस कितने करने पड़ेंगे? 10 ही करने पड़ेंगे, और ज्यादा कम तो वो तो एसेट्स के हिसाब से है ना, अच्छा बिजनेस तो ज्यादा पड़े होंगे। बहरहाल 10 रुपये वापस करने पड़ेंगे, और लिए कितने हैं आज? तो फिर 2 रुपये का नुकसान तो हो गया ना, चाहे फ्यूचर में भी होना है। स्टूडेंट्स कहता है आज रिकॉर्ड करो। बहरहाल इतनी बातों को ना उलझाओ, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बस दैट्स इट। मिट गया। ओके, सुने, आपका कैमरा मुझे कैच ही नहीं कर सका होगा, तो चुप करो, इंसानों वाली आवाजें निकाला करो। चलो भाई, आज के बाद जो पकड़ा गया वो क्लास से बाहर जाएगा, निकालो वो आवाजें, ठीक है? आप लोग बस नहीं करते, कोई एक आध बार होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो, अब मैं भी जो है वो अपने जासूस छोड़ूंगा बीच में, ठीक है? वो जासूस फिर मुझे 1 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट देंगे, उसके बाद फिर मैं वो बंदों को निकाल तो लूंगा ही। मैंने कहा था वैसे ही चलने दो, ठीक है, चल रहा है काम, नहीं चलने दे रहे आप, तो कोई बात नहीं, अब जासूस चलेंगे। वो जासूस आपके साथ ही बैठा हुआ कोई भी मेरा एजेंट हो सकता है, वो कुछ दिनों बाद मुझे रिपोर्ट मुरतब होकर मिल जाएगी, उसके बाद फिर मैं क्लास का रश कम करूंगा, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, करते रहें या ना। भाई मैंने कहा कभी कभी होता है, सही होता है, आप लोग बस, आप लोगों को इज्जत रास नहीं आती, देखा? एक तो अब्दुल्ला मुझे लगता है जा रहा है हमारी क्लास से। ओके, अगली सीट खाली होने वाली है बच्चों। ओके, अच्छा जी सुने, अभी एक हैंडआउट आपके पास आएगा जिसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उससे पहले थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? मैंने आपको कहा स्टेटमेंट इक्विटी का फॉर्मेट ये होता है, कंपनी का नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट का नाम लिखते हैं, पीरियड एंड लिखते हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ें हम हमेशा से लिखते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्ट, रिपोर्टिंग पीरियड, और उसके बाद करेंसी रिपोर्टिंग, ठीक है? और आगे अगर थाउजेंड्स होंगे तो 1000 लिख लेंगे, नहीं तो ऐसे ही, ठीक है जी? मिलियन होगा मिलियन, रुपीज़ है तो रुपीज़ में ही रहेगा। ओके, चलो हमारे सवाल में ना ये मिलियन है तो लिख ही लेते हैं, रुपीज़ इन मिलियंस, ठीक है जी? तो एक बार हर एक के ऊपर लिखने की बजाय हमने एक ही बार लिख दिया सबके ऊपर। तो ये 5 चीज़ें हम हमेशा से हर स्टेटमेंट के बारे में लिखते आए, और सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट 5 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हमने बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इक्विटी ये हम बनाएंगे FAR 1 में, और नोट्स समेत फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप बनाएंगे FAR 2 में। वहाँ पे ये तो बनाना पड़ सकती है आपको फाइनल अकाउंट के अंदर, कैश फ्लो से आपकी जान छूट जाएगी FAR 2 में। बहरहाल ये स्टेटमेंट, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्ट, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये 5 चीज़ें हम हमेशा से लिखते आए हैं हर स्टेटमेंट के बारे में, ये लिखा हमने, ठीक है? अब सवाल आपके सामने जो आएगा उसकी रिक्वायरमेंट 18 का साल है, लेकिन मैं उससे पहले 1 साल में थोड़ी सी आपको बात समझा देता हूँ ताकि बेसिक भी समझ आ जाए, हमारे ओपनिंग भी तैयार हो उस सवाल के लिए, ठीक है? तो सवाल आपके पास आएगा, कंपनी एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस इन जनवरी 17, और मैं कहता हूं जी कंपनी एक्स का ईयर एंड है 31 दिसंबर 17 पहला, ठीक है?
तो ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या होगी? 1 जनवरी 17। क्या होगी ओपनिंग बैलेंस? क्या होंगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि 17 में तो उसने बिजनेस, अच्छा टोटल का कॉलम की जगह आप बेशक बना लें, लेकिन टोटल के कॉलम को मैं अभी लिखूंगा नहीं 2-3 दिन, उसमें कुछ लेकर ही नहीं आऊंगा जब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपके साथ पूरा मुकम्मल नहीं डिस्कस कर लेता। और टोटल का कॉलम होता है, समझिएगा होता है, फिलहाल बाकी काबू कर लें चीजें। ओके, अच्छा अब कंपनी एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया विद शेयर कैपिटल ऑफ 50 मिलियन। सवाल चुप है तो मतलब ये इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल एट पार ही है, क्योंकि यहाँ पर वो इस सवाल में एड्रेस ये नहीं किया गया। जो अगली बात बताने जा रहा हूँ ना आपको, ये डिविडेंड्स की बात बताऊंगा, उसकी ज़्यादा डिस्कशन है इस सवाल के अंदर। बहरहाल इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल है, अज्यूमिंग पार पे है और लिखा भी हुआ है फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर। तो बहरहाल ये इश्यूएंस ऑफ फ्रेश कैपिटल है। एंट्री बोले 50 मिलियन, 50 मिलियन कैश डेबिट शेयर कैपिटल हमने यहां पर लिखा 50, ठीक है जी, और यहां पर हमने लिख लिया फ्रेश कैपिटल इशूड, फ्रेश शेयर कैपिटल लिखें आप, ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं। फ्रेश शेयर कैपिटल या शेयर्स इशू, ठीक है जी, 2017 के अंदर, ठीक हो गया, सही है। अगली बात, ये बात में बनाइएगा, एक बार देख लें। उसके बाद वो कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017 का था 30 मिलियन। तो प्रॉफिट कहां पर जाकर ऐड होना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो प्रॉफिट कितना आया है? 30, ठीक है जी, मैंने आपको कहा 30 मिलियन है, तो आप अपना पता नहीं अपनी को अल्फाज कही जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? वही नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017 का, ये आ गया हमारे पास 30 रुपये, ठीक हो गया जी। अब और कुछ नहीं है, असल में सवाल इससे बाद शुरू होना है। मैंने ज़रा थोड़ा सा बस आपको ये बताया, एक तो ओपनिंग भी निकल आएंगे और दूसरा थोड़ा सा बेसिक सा फॉर्मेट हमने डिस्कस भी कर लिया। ओपनिंग कुछ नहीं था, इस साल में 50 रुपये हमने शेयर इशू करके मंगवाए, तो क्लोजिंग डेट पर कितना कैपिटल पड़ा है हमारे पास? 50। ये तो था ही कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं था और 30 का प्रॉफिट आया, उसके अलावा सब जीरो ही है, इसमें कोई मूवमेंट अभी तक नहीं है, ठीक है, ये बात समझे हो? तो ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का बेसिक सा फॉर्मेट। ओके, सही है, तो इस बेसिक फॉर्मेट को नोट कर लें। चाहे तो सिर्फ ये 2 कॉलम्स बनाएं, बाकी बनाएं ही ना, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो इसके बाद शुरू होगी और इसके बाद मैंने फिर ये सारे कॉलम्स बनाने हैं। सवाल ये मुकम्मल नहीं हुआ था, ठीक है, कल मुकम्मल होगा, पहले 10 से 15 मिनट में, क्योंकि राइट शेयर्स की बात मैंने नहीं की। ये जल्दी से कर लें, उसके बाद डिविडेंड की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मुश्किल तो नहीं लगा ना? ये वही शेयर कैपिटल का लेजर है, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर है, बस उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। टेक्निकल बात अभी तक कोई नहीं की मैंने। इस पे रखें।
ये क्या है जी? हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 17। तो यूजर को मूवमेंट दिखानी पड़ती है। बैलेंस शीट के फेस पे तो 50 और 30 नजर आ रहा होगा बस। अगर इस एग्जाम्पल को लेकर यहां पर आए तो 50 और 30 नजर आ रहे हैं। अब यूजर को ये बताना भी तो है कि ये किस तरह से मूवमेंट आई अगले सालों में जाकर, और बहुत सी चीजें, अभी तो बहुत सी चीजें और आ रही हैं जो अभी हम डिस्कस करने लगे। ठीक है जी, हो गया नोट? नहीं नोट हुआ तो बाद में कीजिएगा। अब अगली डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। अगली हेडिंग बनाएं डिविडेंड। इसके नीचे ना आपने वो असल सवाल की जगह छोड़ देनी है ताकि इसी कॉन्टिन्यूटी में सवाल आ जाए। ठीक है, उसके लिए कुछ 10-12 लाइनें आप खाली छोड़ दें, और जहाँ पे ये लिख रहे थे ये अगर पहले लिख लिया था और बाद में ये नोट कर लिया तो फिर नए सफ़े पे करें। वैसे कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हैंडआउट्स आपके लिए मेरे पास पड़े हैं, आपने सिर्फ समझना है, बस कुछ नोट ना करें, बातों को समझिए। ठीक है, बस हेडिंग डिविडेंड की दे लें और उसके लिए फिर आपने रेफ़र कर लेना है हैंड रिटन पेज। ठीक है जी, FAR 2 के अंदर जो पेज होता है वही पेज आपके साथ डिस्कस करूंगा डिविडेंड्स का, क्योंकि वो सारी डिस्कशन यहाँ पे ज़रूरी है। तो वहाँ पे जाके फिर आपको दोबारा से पढ़ते हुए आसानी हो जाएगी इसके लिए। बहरहाल डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? वो ड्राइंग्स ही, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ज़रा तवज्जो से ध्यान से ये बात सुननी है थोड़ी देर के लिए, सब काम छोड़ दीजिए। मैंने तो इसीलिए आपके नोट करने की भी जहमत ना हो उसके लिए ये हैंड रिटन पेज मौजूद है FAR 2 वाला, यही हाफ मैंने कॉपी करवा लिया। ठीक है, तो सिर्फ तवज्जो इधर ही हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स तो होंगे तो उनको बांटेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से प्रॉफिट्स होंगे? कोई नहीं। ठीक है, अब 6 को महीने गुजरे, 2012 का साल है ये मिसाल के तौर पे, 6 को महीने गुजरे, यहाँ पे आया 30 जून 12। आपको शायद पता हो, लॉ वगैरह आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो 6 मंथली अकाउंट्स भी बनाती हैं। ठीक है, तो लिस्टेड और ये भी पता है आपको कि मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर वाले अकाउंट्स 31 दिसंबर की शाम को नहीं बन जाते। वो जनवरी में कहीं जाके वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, फिर ऑडिटर्स को बुलाती है, वो कहीं फरवरी मार्च में जाके फिर वो ऑडिट करके फाइनल करते हैं। ठीक है ना, और सही है ना? बहरहाल ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी इस कंपनी में, बिजनेस शुरू हो गया, 2012 का साल था। कंपनी ने 6 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश की, उसके अंदर प्रॉफिट्स नजर आए, प्रॉफिट एंड लॉस, बस उनको नजर ही प्रॉफिट एंड लॉस आता है। उन्होंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस, इतने प्रॉफिट्स, अब निकाले डंडे तलवारें और पहुंच गए कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, डिविडेंड निकालो। मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हें किसने कहा है कि डिविडेंड दिया जाता? हमें पता है अगर प्रॉफिट्स आए तो डिविडेंड होगा। प्रॉफिट्स कहाँ पे देखे? वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं हमने, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट पे भी पोस्टेड होती हैं, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी की जाके देखना चाहें तो। ठीक है, टीचर्स ने कहा हमने देखा है 6 महीने में बड़े प्रॉफिट कमाए हैं डायरेक्टर, तो कहाँ लेके जाने हैं? निकालो कुछ हिस्सा हमें, घर पे भी हमने चूल्हा जलाना है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, तो आप कुछ हिस्सा हमें इस प्रॉफिट में से बांटें। अब ये काम मिसाल के तौर पे अगर ये जून था, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी नज़रों में जुलाई में या अगस्त में आई होंगी। तो डायरेक्टर्स ने कहा अच्छा ठीक है, आपको हम डिविडेंड बांटते हैं। अब ये जो डिविडेंड डायरेक्टर्स बांटेंगे, ये जून जुलाई अगस्त में यहाँ कहीं जो बांटेंगे, इस डिविडेंड को मैं कह सकता हूं कि ये 12 के फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर है। 12 के फाइनल प्रॉफिट्स, 12 के प्रॉफिट्स तो जाके फाइनल होंगे 13 में, 12 एंड तो हो, ये फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पे नहीं था, दौरान साल 6 महीने के प्रॉफिट्स की बेस पे था। इंटरिम, ये लेस देन 1 ईयर की बेस पर है, तो इसको कहते हैं इंटरिम प्रॉफिट की बेस पर बांटा जाने वाला डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट इंटरिम, उसमें से बटने वाला डिविडेंड भी इंटरिम। तो जो डिविडेंड इंटरिम प्रॉफिट्स में से बांटा जाता है उसको कहा जाता है इंटरिम
डिविडेंड। क्या कहा जाता है जी? इंटरिम डिविडेंड। अगली बात, ये इंटरिम डिविडेंड किस साल का है? 2012 का। और ये बांटा भी किस साल में जा रहा है? 2012। ठीक है, अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझें, ये सब कुछ आपके पास हैंड रिटन पेजेस में आ जाता है। ओके, अगली बात, अब 2012 खत्म हुआ, खैर से 31 दिसंबर 12 आया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाकर तैयार करेंगी ऑर्गेनाइजेशन, कोई जनवरी के मिड में, एंड में। ये भी बड़ी तेज़ होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अपने ऑडिट के ज़माने में देखा करते थे कि कोई 15 को दिनों के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशंस एक दो थी जिनकी बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी भी देख रहे होते थे। ठीक है ना, वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट छप के आ गई हैं, तो कोई चीज़ें नई आई होती हैं, कोई नोट अच्छा लग जाता है उनका, यूज तो अपने क्लाइंट को कहते थे ऐसा नोट बना लो, इस तरह से करके मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा होता है। ठीक है, तो कोई एक दो जिन कंपनियां थी, वो जिन कंपनियां, ये नेस्ले, होंडा वगैरह, ये बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी महीने के अंदर अंदर ही, कुछ ही दिनों के अंदर, पहले ही महीने में, यानी कि दिसंबर है तो जनवरी के अंदर अंदर, जून है तो जुलाई के अंदर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश कर देते थे। तो हम बड़े परेशान हुआ करते थे, कहते थे शायद यहाँ पे जिन काम करते हैं, इंसान काम नहीं करते, ये इतना ही मुश्किल काम है। वो पहले से ही काम सही करके रखते थे ना, ताकि ज़्यादा देर उनको भी नहीं लगी, ऑडिटर्स को भी ज़्यादा देर नहीं लगती थी इन चीज़ों में। ठीक है ना, बहरहाल नॉर्म यही है, वो एक इक्का दुक्का ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन वो भी देख लो 31 दिसंबर 12 की शाम को वो भी अकाउंट नहीं बना रहे, वो भी कब जाके बना रहे हैं? तो 12 का प्रॉफिट 12 में फाइनल हो ही नहीं सकता, वो फाइनल कब होता है? 13। अब 12 खैर से खत्म हुआ, 31 दिसंबर 12 की शाम को साल खत्म हुआ, और फरवरी में, ये जनवरी में इन्होंने अकाउंट्स बनाने शुरू किए। जनवरी, आधा फरवरी बनाया, ऑडिटर को बुलाया, उन्होंने आके चेक किया, फरवरी मार्च में जाके ये प्रॉफिट्स हो गए फाइनल। ठीक है, अब जो प्रॉफिट्स फाइनल हुए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हुई, ऑडिटर ने ऑडिट किया तो पब्लिश होती है ना, ऑडिट रिपोर्ट लगती है तब पब्लिश होती है। ठीक है, तो फाइनल की, ऑडिटर ने चेक की, ऑडिटर का ठप्पा लगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो गई। और यूजर्स ने जब देखी फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें फिर नजर आ रहा था, तलवारें निकाली, सोटियां निकाली, फिर पहुंच गए, हाँ भाई डायरेक्टरों, बड़े प्रॉफिट्स फिर से, कोई बांट ही दो हमें। ठीक है, उन्होंने कहा ओहो, एक तो ये कॉर्पोरेट लॉ ने भी ना हमें मजबूर किया हुआ, सारे ही देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा भाई, बांटते हैं। अब ये जो डिविडेंड बटने लगा है, यहां कहीं पे, यहां जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, यहां कहीं पे एक प्रॉफिट जो होगा, वो कौन सा प्रॉफिट है? 13 का तो अभी आधा भी नहीं होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो 12 का ही फाइनल हो रहा है। तो ये जो डिविडेंड बटने लगा है, ये 12 के फाइनल प्रॉफिट्स में से बटेगा। तो जो डिविडेंड फाइनल प्रॉफिट्स में से बटेगा उसको इंटरिम कहेंगे, फाइनल। आधा सी बात, फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पे बटने वाला डिविडेंड कहलाता है फाइनल डिविडेंड। और ये फाइनल डिविडेंड है कौन से साल का? भाई 13 का फाइनल यहां हो कैसे सकता है, वो तो 14 में जाकर होगा। ठीक है, तो 12 का फाइनल होगा, मिलेगा 13। ठीक है, तो 13 का फाइनल कब मिलेगा? 14 का फाइनल, 15 का फाइनल, 16 का फाइनल, 17 का फाइनल, 18 का फाइनल, 50 का फाइनल, 60 में नहीं, 51 में। ओके, बात समझे हो? तो इंटरिम डिविडेंड उस साल में, और फाइनल डिविडेंड जिस साल का हो उससे अगले साल। ठीक है, बात समझे हो? तो ये हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी, आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे ही बस। यहां पे मिलेगा फाइनल डिविडेंड ऑफ 13 इन 14 वाला साल शुरू हो गया। ठीक है ना, बात समझे हो? 12 ये आपके सामने आ गई एक क्लासिफिकेशन, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पेज आ रहा है अभी, उस पर लिखा होगा डिविडेंड की क्लासिफिकेशन है, और ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको टाइम क्लासिफिकेशन कहते हैं कि एक है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है फाइनल डिविडेंड। ठीक है जी, अभी पढ़ाता हूं, उस पेज पे सब कुछ लिखा होगा, इवन इस तरह से एग्जांपल्स भी लिखी होंगी कि 12 साल, मिसाल के तौर पे साल लिखा होगा 12 वाला 13 में, ऐसे ही 12 वाला वो लिखा होगा, इसलिए कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। अब ये तो था टाइम के हिसाब से सोचना। देखें, ये सोचना क्यों जरूरी है? ये सोचना इसलिए जरूरी है, इधर देखें, यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर अगर डिविडेंड मिलता है तो वो कौन सा डिविडेंड होगा?
इंटरिम डिविडेंड होगा, वो इंटरिम डिविडेंड होगा ऑफ 13 इन। अब अगर आप ना 2013 के साल में, अगर आप 2013 के साल में और आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बना रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दो तरह के डिविडेंड आ सकेंगे। एक 13 का इंटरिम 13 में आता है और 12 का फाइनल। अब सवाल जब आप बड़े होंगे ना थोड़े से और, तो सवाल परेशान करने के लिए आपको ढेर सारे डिविडेंड दे देगा। आप 13 में खड़े होंगे, वो कहेगा फाइनल ऑफ 13, आप कहोगे ओह 13, ओह फाइनल ऑफ 13, हालांकि 13 का फाइनल 14 में मिलना है, 13 में मिल ही, ठीक है ना। तो इसलिए ये टाइम क्लासिफिकेशन भी ध्यान में रखना जरूरी थी। चलें, बहरहाल डिविडेंड अनाउंस हो जाए जब, ठीक है, जब फैसला कर लिया डायरेक्टर्स ने कि ये सोटियां लेकर आ गए हैं तो इनको डिविडेंड तो बांटना ही पड़ेगा। तो अब डिविडेंड जब बांटने की बारी आती है तो फिर अगला सवाल पैदा होता है, क्या अवेलेबल फंड्स भी हैं? ठीक है, बात समझिएगा। चाहे वो इंटरिम है चाहे वो फाइनल है, मतलब डिविडेंड जब अनाउंस किया तो अगला सवाल पैदा होता है, क्या हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं? तो अगर तो फंड्स अवेलेबल हैं तो हम कहते हैं जी आओ और कैश ले जाओ, कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि डिविडेंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखिएगा। मैं नहीं कहता कि डिविडेंड की एंट्री आप सोचें, मैं आपको दोबारा इंट्रो में लेके जाता हूं। मुझे बताइए ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश की एंट्री क्या होती थी? ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री किया करते थे आप। ओके, अब ड्राइंग्स का नाम बदल के हम क्या कर चुके हैं? डिविडेंड। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स की बजाय हम लिख लेंगे डिविडेंड। वो तो मसला ही कोई नहीं हुआ, ये तो बड़ी आसान बात हो गई, हमारी एंट्री बन गई। ओ ओके, चुप, डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट, अगली बात, ये कोई सोल प्रोपराइटर तो है नहीं कि एक ओनर है, जब उसने पैसे निकालने हैं तो हम कहेंगे वो पैसे निकल गए कैश क्रेडिट। ये तो सैकड़ों हजारों की तादाद में एक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ, अगर किसी कंपनी के 1500 2000 शेयर होल्डर्स थे, तो क्या सारे के सारे 1500 2000 उसी दिन पैसे लेने आ जाएंगे? बोलो, 1500 2000 सारे के सारे उसी दिन पैसे लेने नहीं आ जाते। कोई करीब वाले शायद उस दिन आए, उससे अगले दिन आए, फिर कुछ दूर वाले वो महीनों बाद भी आ सकते हैं। तो जो एंट्री ओरिजिनली करनी चाहिए उसको डिविडेंड डेबिट की डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट की बजाय डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट के साथ करना चाहिए। डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पेएबल क्रेडिट कर दिया हमने, अब लोग आते रहेंगे, पैसे लेकर जाते रहेंगे, तो जो पैसे लेने आएंगे उस वक्त हम एंट्री किया करेंगे डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट पेएबल डेबिट। बोलो, हाँ, तुम भी बोल दिया करो कुछ। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, कैश नहीं, डिविडेंड डेबिट पहले दिन, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर जैसे जैसे लोग आते रहेंगे उस पेएबल को डेबिट करके कैश क्रेडिट करते रहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई मसला? तो डिविडेंड कैश डिविडेंड की एंट्री ये बन गई। अगली बात, एक छोटी सी बात हो, डिविडेंड को हम कहां प्रेजेंट कर रहे हैं? हमने लेजर भी बनाया अभी थोड़ी देर में, मैंने यहां पर आपको समझाया भी था जी। रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करता है, ज्यादा करता है? डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस होता है, ऐसा ही है। तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में थोड़ी देर पहले किस तरफ नजर आ रहा था? डेबिट साइड में, यानी डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या किया करेगा? हमेशा डेबिट। तो कैश डिविडेंड की एंट्री है डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और इसको डेबिट कहां किया करेंगे? हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अगली बात, नोट कुछ नहीं करना, वो सब आ रहा है। ठीक है, अगली बात आ रहा है मेरे पास पड़ा हो, मैं इसलिए दे रहा कि वो पढ़ने लग जाते हैं आप लोग, फिर आप ध्यान नहीं रखते इस पर। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड अनाउंस किया, चाहे वो इंटरिम है चाहे वो फाइनल है, एक बार अनाउंस हो गया तब अगला क्वेश्चन रेज होता है कि फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डंडे सोटे लेकर आए हुए हैं, अब उन्होंने जाना तो वैसे है नहीं, अब डायरेक्टर्स ने सोचा यार ये कैश जो है ना चला जाएगा, अच्छा वाला वो प्रोजेक्ट आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट करनी थी, अब इनको कौन समझाए? मैंगो पीपल हैं ये, तो इन्हें क्या पता बिजनेस क्या होता है। ठीक है,
तो ऐसा करते हैं, अब ये आए तो बैठे हैं, इनको राजी तो करना ही है, ठीक है। तो बैठे, उन्होंने कहा बैठे बैठे चाय चाय पिए, वो आए उन्होंने चाय पिए बैठ। अब उन्होंने चाय पीना शुरू की और थोड़ी देर में एक मशीन चलने की आवाज़ आई, खड़क 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 करके एक मशीन चली। अब शेयर होल्डर सोच रहे हैं लगता है कि नहीं, लगता है कि नोट नए करेंसी के छप रहे हैं हमारे लिए, ठीक। हालांकि वो तो स्टेट बैंक के पास है ना, वो तो इनको इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर्स आए और उन्होंने आकर शेयर होल्डर्स को शेयर्स पकड़ाए। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा शेयर्स हैं और मुफ्त हैं, शेयर्स हैं और मुफ्त हैं, पैसे नहीं लेंगे आपसे। उन्होंने कहा तो हमें क्या फ़ायदा होगा? भाई बाहर जाके बेचो, पैसे मिलेंगे, बाहर जाके बेचोगे पैसे मिलेंगे, नहीं बेचोगे आज रख लोगे, कल को डिविडेंड मिलेगा, तो जो पहले वाले शेयर्स थे उन पे भी मिलेगा, इन पे भी मिलेगा। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है। तो उन्होंने उस बात पे राजी हो गए और उन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को मान लिया। इसको कहा जाता है बोनस डिविडेंड। क्या कहा जाता है जी? बोनस डिविडेंड। पैसे लिए बगैर शेयर्स इशू करना, बोनस शेयर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एंट्री वही रहनी है जी, ड्राइंग्स की बजाय डिविडेंड और डिविडेंड डेबिट। उसकी वजह मैंने आपसे कहा, डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स ने कम होना ही होना है, ठीक है, प्रॉफिट्स ने कम होना है। अब डिविडेंड तो डेबिट हो गया। एक बात सुनो, कोई ना कोई रिसोर्स तो कम करना है ना, ठीक है। देखो आप ड्राइंग्स करते थे, ड्राइंग्स डेबिट, कहते थे जी कैश क्रेडिट, कैश का रिसोर्स कम हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट्स की, कोई ना कोई रिसोर्स तो कम करना ही पड़ता, कैश कम किया, ठीक है। वो फिक्स एसेट उठा के ले जाता था, हम कहते थे कोई बात नहीं, फिक्स एसेट कम कर लो। वो गुड्स ले जाता था, हम कहते थे कोई नहीं, परचेजेस कम कर लो। तो डिविडेंड डेबिट मतलब रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर लिया हमने, कोई ना कोई और रिसोर्स को कम करना था। अब रिसोर्स तो कम हुआ नहीं, हमसे कोई रिसोर्स पड़ा नहीं था हमारे पास, हमने नए शेयर्स इशू किए। मशीन चलने की आवाज़ आई थी आप लोगों को भी, ठीक है। तो इसका मतलब नए शेयर्स इशू हो गए। तो इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल में क्या होना होता है? क्रेडिट होना होता है। नए शेयर्स इशू हो गए हैं तो शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे प्रीमियम श्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। तो दिस एंट्री is always passed with the face value, with the face और par value। इसके ऊपर प्रीमियम ना लगाते रहना, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये शेयर होल्डर्स घर जाएंगे और जाकर कहेंगे घर वाली को, ये देखो, वो कहेगी सर के ताज, तुम्हें घर से भेजा था सब्जी लेने के लिए, को फ्रूट लेने के लिए, को आटा दाल लेने के लिए, को चावल लेने के लिए, ये क्या ले आए हो? मैंने कहा भले ये लोग के ये शेयर्स हैं, अब तुम इन्हीं शेयर्स को पकाओ, आटा गूंदना है तो शेयर्स गूंद लो, सालन पकाना है तो शेयर्स पका लो। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, ये शेयर्स हैं, ये कल को फायदा देंगे। तो डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्वेश्चन नहीं ना था सोर्स कम करने वाला, ये की तो ड्रामेबाजी है थोड़ी सी। मतलब हमने पैसा निकाला नहीं बिजनेस से, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स को कम किया, दूसरी तरफ शेयर कैपिटल को बढ़ा लिया, पैसा रख लिया, उनको भेज दिया शेयर्स देकर कि चलो फ्यूचर में तुम्हें और डिविडेंड देंगे, या ये शेयर्स बाहर बेच दो, बाहर से तुम्हें पैसा मिल जाएगा। अपना पैसा एक तरह से बचा लिया। बहरहाल इसको इस तरह से ना सोचा करें, आसान ही सोचें। आसान क्या है सोचना? शेयर्स मिले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, तो शेयर कैपिटल बढ़ा है, तो कैश तो डेबिट हुआ नहीं, फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लिया है ये शेयर्स इशू करने के लिए। ये आसान है इस तरह से सोचना, तो इस तरह से फिलहाल सोचें, बाकी आहिस्ता आहिस्ता तो सोच फिर बड़ी होती ही जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है जी? कैश डिविडेंड। ये क्या है? बोनस डिविडेंड। ओके, इसको जरा देखें जल्दी से, और जल्दी से, ये ज्यादा इधर रखें, ये मुझे देखें जी, अभी आ जाती है, जल्दी से बुला लेंगे। डिविडेंड, टाइम क्लासिफिकेशन, फाइनल, इंटरिम। फाइनल क्या होता है? डिविडेंड अनाउंसमेंट बेस्ड ऑन
फाइनल फुल ईयर प्रॉफिट ऑफ अ एग्जाम्पल डिविडेंड फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 18 इज अनाउंस्ड ऑन 12 मार्च 19। इंटरिम की एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं। इंटरिम है क्या? डिविडेंड अनाउंस्ड बेस्ड ऑन लेस देन 1 ईयर प्रॉफिट्स ऑफ अ ईयर। एग्जाम्पल है डिविडेंड फॉर ईयर 2014 इज अनाउंस्ड इन से 31 जुलाई 2014। ठीक है जी, कि आपका डिविडेंड जो है वो 2014 का ही है और वो अनाउंस भी 2014 में ही हो रहा है, तो वो इंटरिम कहलाएगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन थी आपकी टाइम क्लासिफिकेशन, इंटरिम या फाइनल। ठीक है जी, उसके बाद नेचर क्लासिफिकेशन है, वो क्या है जी? कैश या बोनस। कैश क्या है? कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जनरल एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल, दिस पेएबल विल रिड्यूस एज एंड व्हेन शेयर होल्डर्स विल कम एंड रिसीव मनी। और बोनस क्या है? नो कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड रादर शेयर्स आर इश्यूड टू। जनरल एंट्री क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल। इसके साथ लिख लें ये वाली बात कि दिस एंट्री इज ऑलवेज पास्ड विद द। कितने बच्चों के पास नहीं है ये हैंडआउट्स की कॉपी? ये हाथ गिनो भाई, हाथ खड़े रखिएगा, ये हाथ गिनो जल्दी से जी। यहां से कोई एक हैंडआउट पकड़ो किसी एक बच्चे से जल्दी से, और ये कॉपी जल्दी से करवा के लेके आओ जल्दी से। ओके जी, जनरल एंट्री के नीचे आप लिख लें दिस एंट्री इज ऑलवेज पास विद द फेस वैल्यू या पार वैल्यू। ओके, हैं वो मिटा हुआ मैं बिल लिखवाता हूं, पता नहीं क्यों मिट गया, मिटना नहीं चाहिए। इधर पहुंच गए, उधर नहीं पहुंचे। तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं तुम्हें बैठना भी है आपके नहीं क्लास में। जल्दी से हैंडआउट्स आगे भेजें प्लीज। कहां तक पहुंचे हैं? एक एक रखना है। कहां तक पहुंचे हैं? भेजो आगे, जो एक्स्ट्रा बच जाए एंड पे फिर बताइएगा। एक एक मत रखा करें, सारी रो के इकट्ठे रखें और बाकी आगे भेजें। बच गया? किधर हैं? सबके पास? इधर बेटा सबके पास हैं? एक नहीं है, दो नहीं है, पहुंचाओ पहुंचाओ पहुंचाओ। नहीं पहुंचे? कितने बच्चों के पास दूसरा हैंडआउट नहीं पहुंचा? चलें अभी वो आ जाते हैं, फिलहाल शेयर कीजिए, सबके पास पहुंच जाएंगे। ओके, इधर देखें, शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए ताकि सबकी एक्सेस में हो। सबको हैंडआउट मिल जाएगा, फिलहाल सबकी एक्सेस में इंश्योर करें पहुंच जाए। कैसे? आगे भेज दें, एक एक दो दो तीन तीन बच्चे शेयर कर लें, सिर्फ सवाल को पढ़ना है। आपको हैंड रिटन पेज के ऊपर राइट शेयर्स लिखा हुआ नजर आया था, वो भी डिस्कस नहीं हुआ, इसीलिए आपको लेक्चर 1 के अंदर जो क्लास एग्जाम्पल नजर आ रही है, इसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, वो सेकंड लास्ट पॉइंट कौन सा है क्लास एग्जाम्पल में? इन नवंबर 18 20% राइट शेयर्स वर इश्यूड एट 13 ईच। इसको भी एनसर्कल कर लें, ये भी पेंडिंग है। फिर रिक्वायरमेंट पढ़िए, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। कंपनी एक्स असल में 18 की रिक्वायर्ड थी, उसी सवाल की 17 की मैंने वैसे ही आपके सामने बना दी थी। ठीक है,
तो असल रिक्वायरमेंट है जो अब शुरू कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगी। बस इसमें हम डिविडेंड की एंट्रीज करके इस सवाल की फिर इसको छोड़ देंगे। कल दोबारा आके पहले 5 मिनट में यहां तक पहुंचेंगे, फिर डिस्कशन भी रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद इसको कंप्लीट करके फिर आईकेप के सवालों की तरफ चले जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मुकम्मल नाम लिखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। वैसे तो सवाल में नहीं है पर लिख लें, कोई एडजस्टमेंट कल इसकी भी खुद से डाल दूंगा मैं, ठीक है जी। जर्नल रिजर्व्स, टोटल को भी छोड़ें। स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से हमारा काम, और ये ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा 1 जनवरी। और इधर देखिए, अब शायद सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले 5-7 मिनट लगा के हम पिछले साल की चेंज इन इक्विटी बना चुके थे। जो 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग था वो 1 जनवरी 18 का ओपनिंग बन जाएगा। जनरल रिजर्व्स भी नहीं थे, सवाल में चुके थे, कल को आने ही हैं तो मैंने लिख दिया, इसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन सबकी एक्सेस में तो है ना इस वक्त, ठीक है जी। अभी वहीं रुक जाओ यार, बस अभी दोबारा हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिनके पास ये दूसरा लेक्चर हैंड आउट नहीं पहुंचा जिस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये हाथ गिनो भाई, ये गिन के ये यहीं कोने पे रख दो। जिनके पास नहीं है इनको अभी एंड पे देते हैं, अब टाइम नहीं है, ठीक है। और ये दूसरे हैंड आउट को भी कॉपी करवा के ले आओ जितने हाथ गिने हैं, ठीक है। ये जिस पे लेक्चर 1 लिखा हुआ है दे दो, कोई एक बच्चा इसको हैंड आउट। भाई ये फिर लेना हैंड आउट, अभी दे दो, वो कॉपी करवा ले। इधर देखें, अब एक्सेस में सबकी है, बस सबको मिल जाएगा निकलते हुए क्लास से। जिनके पास हैंड आउट्स नहीं है ये सबको मिल जाएंगे, ओके। कंपनी एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस इन जनवरी 17, फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद शेयर कैपिटल ऑफ 50, हो गया, ये तो पिछले साल की बात है। फेस वैल्यू 10 पर शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 का 30 मिलियन और 18 का। अब 18 का जो प्रॉफिट है उसको, भाई ठीक है 18 के बाद ही वो तो जाके फाइनल होना है, उसको एंड पे निशान लगा लो, उसको एंड पे लिख लेंगे। फिलहाल मेरा दिल है डिविडेंड पे पहुंच जाए। ओके, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इनको डिस्कस करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 4, इन मार्च 18, हमारा साल 1 जनवरी 18 को शुरू हुआ है, खत्म होना है 31 दिसंबर 18 पे। इन मार्च 18 फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 इज अनाउंस्ड एट, अभी वो ना भी लिखता ऑफ 17, हमें पता होना चाहिए था कि 18 में फाइनल कौन सा होगा, 17 का ही होगा। बहरहाल उसने लिख दिया कि फाइनल ऑफ 17 है जो अनाउंस हुआ है मार्च 18 में, ठीक है। और है कौन सा, भाई फाइनल तो है। आगे आगे बात, अब फंड्स हैं, कैश बांट रहे हैं या शेयर्स बांट रहे हैं, देखना पड़ेगा। कैश बांट रहे हैं या शेयर्स बांट रहे हैं, वो कह रहा है कैश डिविडेंड है। अब 15% को एंड सर्कल करो। अब दिल में क्या आ रही है, 45 मिलियन का 15% बांटना चाहिए। उसूली तौर पे ये नहीं, गलत बात है, किसी के दिल में आ भी रही है तो कल इंशाल्लाह इस बात को प्रूफ करूंगा, समझाऊंगा, लॉजिक दूंगा। फिलहाल तो वो वाली बात जो दूसरे हैंड आउट पे मिट रही थी वो यही बात लिखी हुई थी। बहरहाल आप इस हैंड आउट पे इसके ऊपर लिखें, लेकिन डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस। डिविडेंड परसेंटेज इज
ऑलवेज अप्लाइड ऑन लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस। मेरे पास तो एंट्री हुई पड़ी है, पर्चे में एंट्री नहीं करनी, पर्चे में डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है जी। डिविडेंड परसेंटेज हमेशा किस पे अप्लाई हुआ करेगी? शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस। ओके। अच्छा, अब इधर देखें, शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस कितना पड़ा है? 50, देखो सामने। और डिविडेंड परसेंटेज कितनी है? 15%। आंसर क्या आया? 7.5 की एंट्री क्या हो रही है? डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल। अब डिविडेंड ने कहां डेबिट होना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। यहां पे जाकर मैंने लिखा फाइनल डिविडेंड 17, और है कौन सा? कैश। अब वो एंट्री तो वहां पे नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एंट्री किया करके टाइम ही जाया क्या करना, जहन में फौरन लाएंगे। कैश डिविडेंड क्या है? कैश डिविडेंड की एंट्री क्या है? डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल। तो डिविडेंड डेबिट कहां जाके पार्क होना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करने वाली तो माइनस कर रही है, उसको हमने यहां पर लिख दिया -7.5। बाकी तो एंट्री यहां नजर आ रही है, डिविडेंड डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, वो देखो डेबिट किया हमने। और डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में आता है, वो हम क्योंकि प्रेजेंट नहीं कर रहे इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसे वर्किंग में नहीं किया करेंगे, यहां पर ही लिखा करेंगे 50 × 15%। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट। यहां तक कोई मसला? नेक्स्ट पॉइंट, वहीं पे रुक जाओ भाई, अभी वहीं पे रुक जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, इन सितंबर 18 इंटरिम डिविडेंड इज अनाउंस्ड एज फॉलोज। और इंटरिम डिविडेंड दो तरह का जा रहा है, एक कैश भी है, दूसरा बोनस भी है। तो यहां पर हमने लिखा इंटरिम डिविडेंड है 18 का, और इसमें दो तरह का डिविडेंड है, कैश भी है और बोनस भी है। कैश 50 × कितने परसेंट है? 4%। और बोनस 50 का 4% कितना बनता है? 2 की एंट्री तो फिर वही है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल कितने से? 2 से। और दूसरी है बोनस की एंट्री, वो इधर लिख लेते हैं, पहली बार आ रही है। तो बोनस की एंट्री क्या है बताएं? 50 × 6% कितना बनता है? 3। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैप, ये वाहिद डिविडेंड है जो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में दोनों एंड्स जिसके दोनों डबल एंट्री पूरी नजर आएगी आप, क्योंकि इक्विटी के एक हेड से निकाल के दूसरे हेड में हमने ये पैसे रखे हैं एक तरह से। बहरहाल कितना है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स देखो कम डेबिट और शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद भी 4-5 लाइंस होनी चाहिए आपके पास, कल जब आप आए इससे आगे कुछ लिखते हुए 4-5 लाइनें टोटल के कॉलम के अलावा खाली रखिएगा। जिनके जहनों में ये बात आ रही है कि अगर ये पहले हो जाता फिर भी 50 ही रहता, कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। डिस्कशन जो की है इसको ध्यान से, तवज्जो से, बार बार देख कर समझ कर आना है, वरना आइंदा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और जिनके पास हैंड आउट्स नहीं है, हैंड रिटन या दूसरा एंड पे मौजूद है हैंड आउट्स, जाते हुए लेके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।